अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नया दिन में मैं हूँ आपके साथ महक असलाम और मैं हूँ आपके साथ फराज अहमद। एक दफ़ा फिर नया दिन है, नए सुबह का आगाज़ है, एक खुशगवार दिन है और मुल्क की सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ खेल का जो मैदान है वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और दूसरी जानिब सियासत आजकल जो है मौज़ूए गुफ्तगू बनी हुई है। इन तमाम तर मामलात पर हमने बात करनी है। इसके अलावा कुछ सोशल स्टोरीज़ हैं जिनको लेकर के हमने आज आपको कुछ बहुत ही ख़ास लोगों से मिलवाना है। और कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसी ही एक स्टोरी आपको दिखाएंगे पेशावर के बाप और बेटी की, जो चीन तो नहीं गए लेकिन यहीं रहकर उन्होंने आला तालीम हासिल की है। शो में आज उनसे हम मिलवाएंगे। तो जब हम बेटी की बात करें तो आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो कि पूरे पाकिस्तान की बेटी है। ये नन्ही सी परी है जिसका ताल्लुक़ है स्वात से, और इस बच्ची का नाम, इस नन्ही सी परी का नाम, इस पाकिस्तान की बेटी का नाम है हिबा, जो कि चेहरे के एक मूजी मरज़ में मुब्तला है। इस बच्ची को अब किसी मसीहा का इंतज़ार है जो कि इसका हाथ थामे और इसको इस मरज़ से, इस जंग से, इस मुश्किल से निकाल ले। ये बीमारी है क्या, डॉक्टर्स इस पे क्या कहते हैं, कितना ख़र्चा आएगा, और मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, वो हाथ भी थामेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और इस बच्ची को इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौटाएंगे। आज प्रोग्राम में हम इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। बिल्कुल, और आपसे अपील है कि आज के इस शो को आपने पूरा देखना है। और ये जो बच्ची है जिससे हम आपको मिलवाएंगे, उसके मसले को जब आप सुनेंगे तो यकीनन वो लोग जो कि मुखय्यर हजरात हैं, जो कि इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और दर्द दिल का जज्बा रखते हैं, वो आज हमारा साथ ज़रूर देंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक रिवायती खेल का जिक्र कर लेते हैं। घोड़े पर सवार होना, मैदान में रखे हुए बकरे या फिर दुम्बे को मैदान के दरमियान बने एक मखसूस दायरे तक पहुंचाना, ये एक बड़ा पुराना रिवायती और मज़ेदार किस्म का खेल है। कभी मैंने खेला तो नहीं है लेकिन देखा जरूर है। हाँ, एंजॉय भी किया है, मजा आता है। हाँ, मैं टीवी पर ही देखा है। हाँ। लाइव जाके मैं भी नहीं देख सका हूँ। अच्छा। क्योंकि ये पहाड़ों का खेल है। वैसे मैंने कभी नहीं देखा, बट आज हम ये भी आपको दिखाएंगे और इसको एंजॉय भी कराएंगे। अब जरा बात करेंगे क्रिकेट की। तो पिंडी के बाद पाकिस्तान ने कराची टेस्ट भी ड्रॉ कर दिया है। कप्तान बाबर आजम ने शानदार इनिंग खेली है और शो में हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। और जब क्रिकेट की बात हो तो एक और क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन वो क्रिकेट सियासी मैदान में खेली जा रही है। बैट और बॉल से तो एक क्रिकेट नहीं खेली जा रही, लेकिन हाँ, बंदे ज़रूर तोड़े जा रहे हैं कि यहाँ के वहाँ आज और वहाँ के यहाँ चले जाए। तो इस्लामाबाद के सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुली हैं, अरकान के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्वात जलसे में ये बड़ा दावा किया है। बिल्कुल, दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ, यानी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां उरूज पर है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन का सीज़न आ चुका है। आमतौर पर हम इलेक्शन से कुछ वक्त पहले इस तरह की बयानबाजियां देखते हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग होने वाली है 28 तारीख को। इसी वजह से हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है और अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं, अपोजिशन इत्तेहाद अपना जोर लगा रहा है। इमरान खान ने स्वात में जलसे से खिताब किया है, कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ की बोलियां लग रही हैं, एक एक एमएनए को 20-20 करोड़ की ऑफर्स की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि क्या ये सब आइन के मुताबिक है। क्या कहना था वजीर आजम का, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है। सिंध हाउस लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। क्या कोशिश हो रही है सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। 20-20 करोड़ आपने उनके ज़मीर की कीमत लगा दी है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूँ कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। इधर हमारा जो 3 के साथ जो शक्ल नजर आती है सूट पहन के, तो सूट इसलिए पहनता है कि जब वो यूरोपियन को मिलता है या अमेरिकी एम्बेसी से लोगों को मिलता है तो बताता है कि
सर मैं भी आप ही की तरह हूँ, देखिए मैंने सूट पहना हुआ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। शोबाज के आपको पता है इसको डर लगा हुआ है कि अगर ये इमरान खान रह गया तो ये अगले 2-3 महीने में ये भी जेल में जाएगा। सब चोर एक तरफ हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है, इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी है, अमर बिल मारूफ। मैं चाहता हूँ मेरी कौम निकले, बताए दुनिया को हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब आपने सुना। कल की अगर हम बात करें तो कल 8 से 9 का जो 1 घंटा था बड़ा इंपॉर्टेंट था। 3 बड़े इंटरव्यूज़ नशर हुए, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, परवेज़ इलाही। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इंटरव्यू था बड़ा तहलका खेज़ इंटरव्यू था, अहम बातें उन्होंने की। कह रहे थे कि इमरान खान 172 नंबर्स पूरे करें, अदम एतमाद के लिए नंबर्स इत्तेहादियों के बगैर भी पूरे हैं। ये इंटरव्यू था बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी को सदर बनाने से मुतालिक हमारी कोई बात नहीं हुई है, अक्सरियत जिस जमात की होगी वज़ीर आज़म उन्हीं का होना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा है कि हम जो मैंडेट देंगे वो सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का होगा। तो एक और इंटरव्यू था जो कि था चौधरी परवेज़ इलाही का। तहलका खेज़ इंटरव्यू ये हुआ। नदीम मलिक लाइव में स्पीकर पंजाब असम्बली ये कह रहे थे कि हुकूमत के 12 MNS सेफ कस्टडी में हैं जो वोटिंग के दिन सामने आएंगे। किसे वोट देना है इत्तेहादियों का 17 MNS का ग्रुप एक फैसला करेगा। तो ये भी आपको सुनवाते हैं। सारे इत्तेहादी जो हैं जिसमें MQM है, हमारी जमात है, फिर साथ बाप पार्टी है, ये सारे लोग हमसे 3 लगातार हमारी इनके साथ मीटिंग हुई है और हमारा आपस में तय हो गया है कि हमने इकट्ठे जो बात करनी है, हम सारे 17 लोग हम बनते हैं। तरीन साहब हैं, तरीन साहब के साथ भी हैं, उनके साथ MPA भी हैं, उनके साथ कुछ MNA भी हैं। अब ये जो ग्रुप है ये कोई 13 कहता है, कोई 12 कहता है, और लेकिन ये अब बाहर नहीं निकल सकते जहाँ भी हैं सेफ कस्टडी में। ये वोटिंग डे पे सामने आएंगे। ये वोटिंग डे में, हाँ ये वोटिंग डे में आएंगे। ये बात कहनी कि हम देखते हैं कैसे ये वोट डालने जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये स्पीकर का काम है, ये लीगली आप नहीं कर सकते। देखिए जो काम करने वाला है ना, जलसे से बंदे नहीं रुकते। हमारे पास भी आए थे PM साहब और उनकी सारी कैबिनेट आई थी, वहाँ उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई भाई क्या है, नाराज़ कौन है और किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह सियासत नहीं होती। इस तरह आप लोगों को आपको मनाना पड़ता है। अब वो और को मनाने वाला नहीं है ना इनका। सबसे बड़ी खबर तो फिर यही है ना कि जो 17 इत्तेहादी हैं वो इकट्ठा वोट देंगे। हाँ जी, इकट्ठा वोट देंगे, बिल्कुल। ये तो उनको बता दिया गया है। तो कुछ बातें की गई चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से। कल इंटरव्यू हुआ, उसमें काफ़ी सारी वो बातें जो पहले उन्होंने की थी उससे उन्होंने या तो बदल लिया, अपना जो बयान था मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, या फिर टोटली तौर पर उनको डिनाई कर दिया। सवाल हुआ नदीम मलिक लाइव में कि क्या मुदाखलत की गई थी। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि जिस तरह DGISI की तैनाती में ताख़ीर हुई थी, सारे जहां को पता है कि इनको अपना हाउस ऑर्डर लाने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, हाउस ऑर्डर लाने में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये तमाम तर बातें की गई इंटरव्यू में, ये भी आपको दिखाते हैं। इस इदारे में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त की नहीं जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए, और ना वो कबूल करता है ये इदारा। आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? आपके ख्याल में इंटरफेरेंस हुई? वो तो सब सारे जान को पता है। तो जिस तरह अपॉइंटमेंट लेट हुई है DGI की, तो वो तो सारे जान को पता है। तो खराबी की बुनियाद भी वहीं से शुरू। और वो तो देखें, मेरी बात सुने, जरदारी साहब ने बहुत कुछ सीखा, और जरदारी साहब ने जब कियानी साहब की टेन्योर ख़त्म हुई तो उन्होंने तो 1 साल मांगा था, तो इन्होंने कहा नहीं हमने 2 साल देने हैं। 3 साल दे दिए थे। जरदारी साहब ने मुश्किल हुकूमत में अपना मसला ठीक रखा था अदारों के साथ। जो ग्राउंड रियलिटी है आपकी, उसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? आपके ख्याल में अभी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी कुछ ऐसा इकदाम लेना चाहिए था? नहीं, उनको पहला अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। अब तो देखें ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये सारी खराबी है जो आपने भी गिनाई है, सारा जान गिन रहा है। अब आपके ख्याल में वक्त ख़त्म हो गया इस काम के लिए? वो तो पूरा निकल गया हाथ से। नहीं, ख़त्म तो देखें
وہ کہتے ہیں نا میں آخری وقت تک کوشش کرتا رہتا ہوں، تو کوشش کریں نا، پھر کوشش تو ہونی چاہیے نا. اگر وہی لوز کریں گے نا، باقی تو لوز کسی نے نہیں کرنا، باقی تو کسی کا نقصان نہیں ہے، نقصان تو ان کا ہے. اب اس ساری گفتگو پر وفاقی وزیر علی زیدی کہہ رہے ہیں کہ کسٹڈی میں قانون نافذ کرنے والے ادارے لیتے ہیں. پرویز الہی کی باتوں سے لگتا ہے کہ اراکین اغوا ہو چکے ہیں. سما سے گفتگو میں وہ مزید کیا کہہ رہے تھے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. تعجب ہو رہا ہے یہ سن کے ورڈ کسٹڈی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ لا انفورسمنٹ ہے؟ کسٹڈی میں تو لا انفورسمنٹ لیتی ہے. جو پرائیویٹ سٹیزن کسی کو کہتا ہے اسے کہتے ہیں اغوا کرنا. تو یہ اغوا تو نہیں ہوئے ہیں. یہ کوئی یا تو بولے نا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے اٹھایا تو میں بولوں جی کسٹڈی میں لیا ہے، سمجھ آ گئی. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کسٹڈی میں کسی اور پرائیویٹ سٹیزن کی، اس کا مطلب وہ اغوا ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں پرویز الہی صاحب کو شاید تھوڑی سی، وہ سینئر پولیٹیشین ہے، اتنے تھوڑی سی انفارمیشن ان کے پاس کریکشن آ جانی چاہیے. دوسرا یہ میں ای سی پی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ ہاؤس کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے، بندر باٹ وہ جو بیگ کھول کے بیٹھے ہیں سارے، اور 300 نہیں 400 اب ایس ایس یو جو اسپیشل سروس یونٹ ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، اس کے 400 اہلکار کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ کون سے بیگ ہیں جن کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے؟ اور یہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ اچھا، اب نمبر گیمز کی اگر بات ہو جائے، اپوزیشن حکومت دونوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 172 سے زیادہ ارکان ان کے پاس موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان سامنے آتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. 190 کے قریب ہمارے پاس، یعنی اپوزیشن کے پاس اراکین موجود ہیں. اور یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے کچھ اراکین کو غائب کر دیا ہے، انہیں ڈیلیگیشن کے نام پر بیرون ملک بھیج دیا گیا ہے. سوالات ہو رہے ہیں، جوابات بھی آ رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کو منایا بھی جا رہا ہے. عدم اعتماد پر حمایت کے لیے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ایم کیو ایم کے در پر پہنچ گئے. متحدہ نے واضح جواب ابھی تک کوئی نہیں دیا. تاخیر ہو کیوں رہی ہے؟ سما نے جب یہ سوال کیا تو شہباز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اتحادیوں سے پوچھا جائے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اسلام آباد سے آپ کو عثمان خان کی رپورٹ دکھاتے ہیں. مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی قیادت ایم کیو ایم کے پاس پہنچ گئی. خالد مقبول صدیقی کی رہائش گاہ پر مذاکرات بھی ہوئے، لیکن نتیجہ بدستور صفر. سما نے اپوزیشن لیڈر سے وجہ پوچھی تو جواب یہ ملا. میاں صاحب تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اتحادی کیوں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں سوچنے میں؟ آپ ان سے پوچھیں، بات کر لیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں. متحدہ نے کہا کہ ان کی تو بس 3 ترجیحات: جمہوریت کی مضبوطی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور شہری سندھ کا امن. ان معاملات پر بات چیت ابھی چلے گی. تمام اتحادیوں سے بھی ان سے ملاقاتیں رہی. ہمارے شہری سندھ میں امن و امان قائم رکھا ہے. بلدیاتی سسٹم کو امپاور کیا گیا. ایم کیو ایم میں کبھی وزارت، گورنرشپ اور مشیر کی کبھی بات. رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت جو بھی فیصلہ کرے گی میڈیا کو آگاہ کرے. تحریک عدم اعتماد کے تناظر میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے اتحادیوں کے فیصلے اہم، لیکن صورتحال سے لگتا ہے اتحادی اپنے پتے شاید آخری وقت تک چھپا کر رکھنے کی ٹھان چکے ہیں. عثمان خان، سما، اسلام آباد. تو موجودہ ملکی سیاسی صورتحال، اب تک یہ تمام تر جو رپورٹس آپ نے دیکھی، اس سے اب تک کی آج تک کی جو سچویشن ہے وہ ہم نے واضح کی. اوورال کنڈیشن یہ چل رہی ہے کہ ایک طرف اپوزیشن اتحاد ہے، جن کے بارے میں گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے سربراہ جو ہیں سراج الحق وہ کہہ رہے تھے کہ وقتی طور پر اپنے اپنے مفاد کے لیے ایک اتحاد بنایا گیا ہے. جب یہ اتحاد ختم ہوگا تو یہی تمام تر جماعتیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف بھی بیان بازی کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی رہی ہیں اور آئیں گی بھی. تو وقتی طور پر اس طرح کا جو اتحاد ہوتا ہے وہ کوئی زیادہ سودمند ثابت نہیں ہوتا، زیادہ دیر تک نہیں چلتا. اور اگین وہی کہ اگر وہ ہم باتیں نکالیں نا کہ جو آصف علی زرداری نے شہباز شریف کے خلاف کہا، یا شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کے خلاف کہا، یا آپس میں جو اختلافات ہیں، اگر وہ پچھلی باتیں اگر ہم نکالیں نا تو پھر شاید یہ ایک جگہ پہ بھی نہ بیٹھے. کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اور جب ہم پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو گرما گرمی اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک نمبرز کی جو گیم ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سنا نا انٹرویو میں پرویز الہی صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کسٹڈی میں ہیں. اینڈ اگین کسٹڈی یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اغوا. تو شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب بےحد شکریہ وقت دینے کے لیے. گڈ مارننگ. جو میں بات کری تھی، میرا سوال بھی آپ سے وہی ہے، یہ 12 بندوں کی کسٹڈی کے بارے میں جو پرویز الہی صاحب ہمارے پروگرام میں کل بھی کہہ رہے تھے، ندیم ملک لائف میں ہماری چینل کے پروگرام میں، یہ 12 بندے کون سے ہیں، کس کسٹڈی میں ہیں؟ یہ پلیز اس کو ذرا اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو بڑی آسانی ہوگی ناظرین کے سمجھنے کے لیے. کی تفصیلات تو میرے سامنے نہیں ہیں، لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو پرویز الہی صاحب نے کہا اور جو سوات کے جلسے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا
کہ کچھ MNA سندھ ہاؤس میں موجود ہیں، اس کا اعتراف پیپلز پارٹی نے خود کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہاں کنڈی صاحب، شازیہ مری صاحبہ وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہاں رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ وہ جو جواز دے رہے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہے۔ ایک طرف پورے شہر میں بات ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں، قیمتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے، ضمیر کے سودے ہو رہے ہیں، سندھ پولیس کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، باوردی لوگ اسلحہ سمیت، وہ ان کو گارڈ کرنے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں۔ وہ کہیں کسی کانفلکٹ زون میں موجود تو نہیں ہے کہ ان کو اس قسم کے اسلحے کی اور اس قسم کی پروٹیکشن کی ضرورت ہو، ہرگز نہیں۔ دیکھیے ہر منتخب نمائندہ جو ہے وہ محترم ہے، وہ لاکھوں لوگوں کا نمائندہ ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب انہیں اس قسم کی جو اپنا کہتے ہیں نا عدم استحکام کا اور اپنا کمزوری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ممبر کو یہ حق پہنچتا ہے اپنے ضمیر کے مطابق آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ ووٹ آف کانفیڈنس ہے، نو کانفیڈنس ہے، وہ قانون کو بھی جانتے ہیں، آئین کو بھی جانتے ہیں، اخلاقیات بھی سمجھتے ہیں، اپنے ووٹرز کی توقعات کو بھی جانتے ہیں، اور انہیں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ضمیر کا سودا نہیں کرنا، فیصلہ کرنا ہے آزادانہ طور پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ کسی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان حالات میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کا کھلے عام۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ایک طرف وہ شو کاز نوٹسز دیتے ہیں، دوسری طرف ہارس ٹریڈنگ کا اپنے منہ سے پارٹیز اعتراف کر رہی ہیں، اور وہ خاموش رہے نہیں۔ ان کی غیر جانبداری پر حرف آئے گا اگر وہ خاموش رہیں گے۔ میں بھی ایک منتخب نمائندہ ہوں اور میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، بہت سمجھدار لوگ، عزت دار لوگ وہاں تشریف فرما ہیں، آئین کو سمجھتے ہیں، آئین کی روح کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ایک طرف شاہ صاحب آپ نے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کی، ایک سوال لے لیجیے گا۔ جی پلیز۔ دوسری طرف قائد حزب اختلاف ایک تجویز پیش کر رہے ہیں 5 سال کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ کی۔ کیا آئین میں ایسی گنجائش ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، جو سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمان میں، جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں 2018 کے الیکشن میں، وہ اس کا حصہ نہ ہو، کیا یہ وہ نیشنل گورنمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ سب سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ آفر کی گئی ہے کاف لیگ کو کہ ہمارے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت بنا لی جائے، اور کابینہ میں اکثریت نون کی ہوگی لیکن وزیر اعلیٰ کاف کا ہوگا۔ اب یہ بتائیے کیا کاف لیگ والے اتنے ناسمجھ ہیں کہ وہ اپنی ڈور، اپنی راس نون لیگ کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ وہ جب چاہیں اپنا فیصلہ پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور وہ اقلیت کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ کو چلتا کر سکتے ہیں۔ کیا ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں، منجھے ہوئے لوگ ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ٹولہ اپنی خود غرضی کے لیے پورے نظام کو اور پاکستان کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ کیا پاکستان اس وقت عدم استحکام کا متحمل ہو سکتا ہے؟ افغانستان کی صورتحال کو دیکھیے، ہندوستان داغ رہا ہے آپ پر میسائل، وہاں اقوام متحدہ میں بحث ہو رہی ہے یوکرین کے مسئلے پر، دنیا ایک فلکس میں ہے اور آپ پاکستان میں ایک پورے سسٹم کو داؤ پر لگانا چاہ رہے ہیں، انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی آئین کی پاسداری ہے؟ اور پیپلز پارٹی ایسا کرے؟ کمال کی بات ہے۔ گھر کو آگ لگا رہا ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آئین بنانے والے آئین کی نفی کر رہے ہیں، آئین کی روح کی نفی کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کرپشن پر لبادہ آ جائے، 15 سال کی ناقص حکمرانی پر پردہ پڑ جائے۔
یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ 27 تاریخ کو اس کا اظہار کریں گے۔ ٹھیک، شاہ صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ حکومت سندھ ہاؤس پر حملہ کر سکتی ہے، تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی، حکومت کیوں حملہ کرے گی؟ حکومت مجھ سے جب کسی نے پوچھا، میں کبھی نادان مشورہ نہیں دوں گا۔ حکومت کو ہماری آج پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہے، اس کی صدارت وزیر اعظم کریں گے اور اس پہ سیاسی طریقے سے، قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے اس پر اپنا تبادلہ خیال ہوگا۔ ٹھیک، شاہ صاحب، ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، جو اس وقت ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں 63A کے تحت تو جو بھی تمام تر اراکین ہیں وہ پابند ہے کہ جو آپ کی جو پارٹی ہے اس کی احکامات کے مطابق، حکومتی ہدایات کے مطابق آپ ووٹ دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، کچھ اراکین ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو حکومت کے پاس آئینی اور قانونی طریقہ کیا رہ جاتا ہے ایسے اراکین کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سب سے جو وزنی چیز ہے نا، وہ ہے اخلاقیات۔ میری رائے میں ہر ممبر جو جس پارٹی سے ہے، اسے اپنے حلقے کے لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ لوٹیں اپنے حلقوں میں اور لوگوں سے جا کے پوچھیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے منتخب کر کے ان کو بھیجا ہے اسمبلی میں، ان کی رائے محترم ہے، ان کی رائے کو وزن دیں اور پھر اپنے ضمیر، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ صحیح، ٹھیک۔ شاہ صاحب، اگر مولانا صاحب کی بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے کہ حکومت اپنے اراکین خود غائب کریے، ڈیلیگیشن کے طور پر باہر بھیج رہی ہے، پلیز ذرا اس حوالے سے بھی ایکسپلین کیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیے، مجھے کوئی زبردستی ڈیلیگیشن میں ڈال سکتا ہے؟ مجھے کوئی زبردستی اٹھا کے جہاز میں بٹھا سکتا ہے؟ اگر میں باہر نہ جانا چاہوں تو مجھے کوئی زبردستی بھیج سکتا ہے؟ ذرا سوچیے نا آپ، اور وہ بھی ایک منتخب نمائندہ۔ ٹھیک، اچھا شاہ صاحب، اسپیسیفکلی قافلی کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ آپ کی اتحادی جماعت ہے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے ہم جو بیانات دیکھ رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، قتل کرتے بھی نہیں اور جینے دیتے بھی نہیں، یہ سچویشن نظر آ رہی ہے، تو ہیں کس طرف؟ پہلے دن سے مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ میری سیاسی جو تھوڑا بہت تجربہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ قافلی مناسب وقت پر درست فیصلہ کرے گی۔ میرا یہ خیال ہے، کیوں کہ سیاسی لوگ ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاسی فیصلہ کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ میری رائے میں ایسی سیاسی غلطی کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی راس جو ہے وہ نون۔ تو شاہ صاحب، اگر ایسا ہے تو پرویز الہی کے کچھ متنازع بیانات جو کل کے انٹرویو میں بھی، پرسوں کے انٹرویو میں بھی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر؟ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایک جماعت ہے، ہر جماعت کی اپنی ویو ہوتی ہے، ہر جماعت میں بحث ہوتی ہے، اس آراء کو کرسٹلائز کرنا، اس کو ڈسکس کرنا، یہ جماعتوں میں ہوتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی اور کوئی نامناسب چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے اظہار کیا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے پھر جب اس انٹرویو کو ایک خاص رنگ دیا گیا تو پھر انہوں نے وضاحت بھی کر دی، ان کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ صحیح۔ شاہ صاحب، ایک لاسٹ میں کامنٹ کر دیجیے گا ایم کیو ایم کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور مولانا ان سے بھی ملنے گئے، لیکن انہوں نے بھی واضح جواب نہیں دیا۔ وہ بھی اہم اتحادی ہیں آپ کے؟ بالکل اتحادی ہیں، بالکل اتحادی ہیں اور ہمارے محترم اتحادی ہیں، اور 3.5 سال میں جو ان کا رویہ رہا ہے وہ بہت مناسب رہا ہے، بہت شائستہ رہا ہے۔ میں آج بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا، جس طرح مختلف مراحل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، فائنینس بل پر، یہ جو لیجسلیشن پر، مختلف مراحل میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں ان کی خیر سگالی کا اور ان کے تعاون کا بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہا کیا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں معاملات تقریباً طے ہو گئے۔ بھائی، یہی ایم کیو ایم تو سراپا احتجاج ہے اس قانون کے جو لوکل گورنمنٹ لا آپ نے بنایا، جس میں کراچی کے پورے اختیارات آپ نے سلب کر لیے۔ کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو مسلسل 15 سال
पीपल्स पार्टी कर रही है, क्या एमक्यूएम का वोटर इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ चाहेगा, उनकी झोली में बैठना चाहेगा, उनको अपनी आगोश में लेना चाहेगा या उनके आगोश में जाना चाहेगा? मैं समझता हूं ये बिल्कुल सियासी फैसला नहीं है। और मिल जरूर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें हर्ज नहीं है, मिलते हैं, जुलते हैं, हम हिज़्ब इख्तिलाफ के दोस्तों से कप लगाते हैं, बैठते हैं, लेकिन अपनी वफादारियां तब्दील नहीं करते। अच्छा शाह साहब, आप जैसे कह रहे हैं ना एमक्यूएम की जो बात हो रही है उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान बहुत अहमियत रखता है कि उन्होंने कहा कि एमक्यूएम को एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी से दूर किया गया, और वो यकीनन साजिश का जब नाम ले रहे हैं तो इशारा उनका हुकूमत की तरफ। देखिए, बिलावल अभी बच्चा है, ना समझ है, ना पुख्ता है, उसको अभी सियासत की अलिफ बे समझ नहीं आती। उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, उनके वालिद क्या कर रहे हैं। दोनों में एक बड़ी खलीज है, सोच की, हिकमत अमली की खलीज है। सही, ठीक। शाह साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और हुई फराज की जो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है, हर कोई ये समझ रहा है कि शायद मेरी जीत है, मतलब एक अजीब सा खेल है जिसमें सबको ये लग रहा है कि मैं जीत रहा हूँ और दूसरे को लग रहा है कि मेरी बेहतरीन ओवरऑल एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। आखिर में 28 तारीख को होना क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उससे पहले तमाम तर बयानात अब तक की जो कयास आ रही हैं, इन तमाम को ख़त्म तब किया जा सकेगा जब 28 तारीख को आखिरकार वोटिंग होगी, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऊंट किस करवट बैठने वाला है, कौन सेफ कस्टडी में। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में होने वाले पीटीआई के ओवरसीज कन्वेंशन में बैरून मुल्क में पीटीआई के अहदेदारान और दीगर शरका ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का इजहार किया है। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोग्राम में सेनेटर फैसल जावेद से भी इस मामले पर बात की थी। अब्बास शबीर नुमाइंदे ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते इस मामले पर। अब्बास, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, कल तो आप कहते ना कि बड़ी तल्ख यादें लेके ये कन्वेंशन ख़त्म हुआ है, लेकिन जो शिकायत हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी सामने आए। अब कुछ यकीनन मुतालबात भी होंगे। देखिए, बिल्कुल जो कन्वेंशन था उसको हमने बड़ा प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के वो हमने बिल्कुल बताए, और उसी वजह से ही कल आला क़यादत की तरफ से तमाम जो ओवरसीज के चैप्टर के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, बहुत से लोगों को कल एडिशनल सेक्रेटरी आमिर कियानी ने तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए अपने पास बुलाया। उन्होंने बाकायदा तौर पर सारे जो रिजर्वेशन थे ओवरसीज के गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में उनकी मौजूदगी, और जो उन्होंने अपने आंखों देखा हाल देखा था, वो उन्होंने आमिर कियानी को बताया, शिकायतों के अंबार लगाए। साथ साथ ओआईसी चैप्टर के हवाले से इन तमाम अहदेदारोों का कहना था कि बहुत मिसमैनेजमेंट हुई है इस सारे प्रोग्राम के अंदर, और इसके जिम्मेदार जो हैं वो सेक्रेटरी ओआईसी अब्दुल्ला रियार हैं, और उनको फौरी तौर पर बरतरफ करके कोई ऐसे शख्स को वहाँ पे तैनात किया जाए जिसके ऊपर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। एक कोर कमेटी बनाने का भी अंदिया दिया गया है ओआईसी चैप्टर में। साथ साथ जो बैनर्स के ऊपर शुरा से रकूम ली गई थी, उनका भी ये बताया गया कि हमारे पैसे लेकर इस्लामाबाद के अंदर बैनर लगाए गए, उनको सजाया गया। तो रसीदें भी उन्होंने दिखाई हैं, हमारे पास रसीदें भी मौजूद है, जिस पर ये भी उन्होंने मुतालबा किया कि जो फंडिंग दी गई थी इसका ऑडिट किया जाए, जो हमारे से रकूम ली गई है। आमिर कियानी ने बड़ा प्रॉपरली तमाम ओवरसीज के जो लोग थे उनके रिजर्वेशंस को सुना, लिखा, और ये बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो आला हुकाम तक जरूर पहुँचाए जाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक ये तमाम तर चीज़ें उनकी तरफ से पहुंचाई जाएंगी। पहले असद उमर को बताया जाएगा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात ओवरसीज के थे, जिसमें बहुत सारी शिकायतें थी और बड़े जेन्युइन उनके मसाइल थे जो उन्होंने 2-3 दिन इस्लामाबाद के अंदर फेस किए, कन्वेंशन सेंटर के अंदर फेस किए। जो तकारीर वहाँ पर करवाई गई थी उस पर भी ये बताया गया कि हम तो यहाँ पर बताने के लिए आए थे, हम बताना चाहते थे कि हमारे पास बहुत से बिजनेस प्लान्स हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, हम आपको बताएंगे, उसके ऊपर काम करने के तो उल्टा तकरीरें सिर्फ वहाँ पर वो करवाते रहे हैं उनसे, जिस पर काफी शिकायतें सामने आई। जुल्फी बुखारी के घर भी जो ओवरसीज का एक डेलीगेशन यूएस से चैप्टर का एक अहम डेलीगेशन गया था, उन्होंने भी वो बताया और मुतालबा किया है कि नाराज होके ना वही अगेन अब्बास आपकी जो बात थी कल की काफी तल्ख यादें लेके ये चीजें खत्म हुई हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
تو اب آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرنے والے ہیں ایک دفعہ پھر کراچی کے اس مسئلے کی جس سے ہر عام آدمی اس وقت متاثر ہے۔ کراچی میں دودھ من مانے نرخوں پر دھڑلے سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ دکانداروں کو سرکاری نرخ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی خریداروں کو مقررہ قیمت پر دودھ ملنے کی کوئی امید باقی ہے۔ کمشنر کراچی ہیں، وہ دودھ فروشوں کی اس منمانی پر پوری طرح سے خاموش بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایکشن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ کراچی میں سچویشن ہے کیا؟ سعد صابری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے۔ پوری کاسٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد 120 روپے تک ہم پہنچے تھے، جس میں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفق تھے۔ کہیں پہ کوئی پرائسز کا اس میں ویریشن آ رہی ہے، 120 کی جگہ پہ زیادہ لیے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں کمپلینٹس کریں۔ سرکاری سطح پر دودھ کی فی لیٹر قیمت 120 روپے مقرر کی گئی ہے اور شہری انتظامیہ کا بھی دعویٰ ہے کہ دودھ اسی قیمت پر فروخت ہوتا ہے، مگر کراچی کے شہری دودھ کس قیمت پر خرید رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ میں گارڈن ایسٹ میں رہتا ہوں، جماعت خانے کے پاس۔ اس وقت دودھ ہمیں مل رہا ہے 150 روپے۔ اس وقت ریٹ چل رہا ہے 150 کے ریٹ ہے اس وقت۔ میں شاہ فیصل کالونی میں رہتا ہوں، 140 روپے دودھ ہے وہاں پہ۔ کمشنر کراچی اقبال میمن کی سادگی پر کون نہ مر جائے، پورا کراچی 150 روپے کلو دودھ خرید رہا ہے، مگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دودھ ان کی مقررہ قیمت یعنی 120 روپے کلو سے زیادہ کہاں بک رہا ہے۔ 120 کی جگہ پہ زیادہ لیے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں کمپلینٹس کریں۔ کمشنر کراچی صاحب، آپ دکانداروں سے خود ہی سن لیں کہ وہ ان مقررہ قیمتوں کا کس طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ ابھی آپ کیا کلو بیچ رہے ہو؟ ابھی ہم 150 روپے کلو بیچ رہے ہیں۔ فروخت کیا کر رہے ہیں؟ 150 دودھ 150 روپے، دودھ 150 روپے۔ کراچی کے شہریوں کو کمشنر کراچی اقبال میمن سے اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اپنی مقررہ قیمت کا کوئی پاس کریں گے۔ 120 کی جگہ پہ زیادہ لیے جا رہے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں کمپلینٹس کریں۔ اس کو فالو کون کرتا ہے؟ اور فالو کروانے والی بھی نہیں ہے یہاں۔ چیکنگ کرنے نہیں آتے نا یہاں پہ، مسئلہ یہ ہے، اصل وجہ یہ بھی ہے چیکنگ کرنے نہیں آتے ان کو کہ کون کس بھاؤ بیچ رہا ہے، اپنی من مانی کرتے ہیں یہ لوگ سب۔ آتے ہیں پیسے ان کے بندے میں لے جاتے ہیں، بات ختم۔ تم 200 روپے کلو بیچو، ان کی صحت پہ کوئی ایسا نہیں پڑتا۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کمشنر کراچی سے آتے ہیں دور سے چلے جاتے ہیں، دودھ کی دکان کے نزدیک بھی نہیں کھڑے ہوتے۔ کمشنر کراچی اقبال میمن نے دسمبر میں باڑہ مالکان، ہول سیلرز اور دکانداروں سے مشاورت کے بعد دودھ کی فی کلو قیمت میں 26 روپے اضافہ کیا تھا، مگر پھر بھی وہ قیمت پر عمل نہیں کرا سکے ہیں۔ دودھ کی مختلف دکانوں کا دورہ کرنے کے بعد کمشنر کراچی کے دعوے کھوکھلے دکھائی دیتے ہیں۔ شہر میں اس وقت دودھ 150 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ منافع خوروں کی ہٹ درمی اور شہری انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے کراچی کے شہری دن بدن مہنگے داموں دودھ خریدنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین عمران خان کے ساتھ سعد صابری، سما، کراچی۔ تو رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی۔ اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شوکت مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں 150، کہیں 155، میں خود ذاتی طور پر 150 پہ خرید رہی ہوں دودھ۔ جو مقرر قیمت ہے اس پہ تو ملنا اب نایاب ہو چکا ہے نا دودھ، اگر اس پہ دودھ بیچا جائے گا تو شاید گناہ سمجھا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، سما ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ صرف دودھ کی قیمت کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیری والے مطلب مافیا آپ کے تھرو ایک میسیج جاتا ہے کہ یہ من مانی قیمتیں چاہتے ہیں اور امپوز کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو دودھ پیدا ہوتا ہے جب، تو وہ جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو بھی کبھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھی یہ کیسے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی سوال نہیں آتا۔ اب کمشنر کراچی کنٹرولر جنرل پرائس ہے، تو ان کا کام ہے کہ جی اس کو دیکھیں، نوٹیفیکیشن کریں، کاسٹنگ کریں، ایک میکینزم ہے پورا، اس میں کمیٹی ہوتی، سروے ہوتا، ساری چیزیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 4 سال تک قیمتیں نہیں، یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے۔ سر معذرت میں آپ کو گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ نے کمشنر کراچی کا نام لیا، وہ ان کے ہی مطابق 120 روپے میں یہ بکنا چاہیے، لیکن تمام کیلکولیشن کرنے کے بعد ایک ریٹ دیا گیا ہوگا۔ وہ یک طرفہ ریٹ تھا، وہ تمام کیلکولیشن ہماری ان کے ساتھ تقریباً 1-1.5 ماہ ایکسرسائز ہوئی ہے،
फिर ये मामला हाई कोर्ट में चला गया, उन्होंने फिर डायरेक्ट किया इनको कि भी आप इसको नोटिफाई करें। लेकिन उसमें ये था कि स्टेक होल्डर्स के साथ कंसेंसस के साथ आप कीमत तय करेंगे। अब स्टेक होल्डर के साथ कंसेंसस तो करते नहीं, वो कहते हैं जी इतने में बेचें तो इतने में बिक तो नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पर भैंस की कीमत है, खुराक है, इनपुट्स है, अखराजात हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आपको पता है कि कराची के अंदर जो डेयरी सेक्टर है बहुत बड़ा सेक्टर है और ये विद इन द सिटी ये सारा काम कर रहा है। अब 3 करोड़ की कराची की आबादी है, उसकी ये दूध और गोश्त की जो है वो पूरी जो नीड है उसे पूरा कर रहा है। तो अब उसमें यह है कि हर चीज़ बाहर से आती है, जानवर बाहर से आते हैं, खुराक बाहर से आते हैं। बाहर से मुराद है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से, दीगर सूबों से चारा, भैंसे, हर चीज़। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त अपनी जगह, लेकिन आप सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दें कि जो कीमत मुकर्रर की गई अवाम को दूध उस पर कब मिलेगा? कब अवाम के सर पे से ये बोझ हटेगा कि एक जगह जा रहा है 155, एक जगह जा रहा है 150, एक जगह 140? जी हमारी भी ख्वाहिश है कि दूध जो है वो गवर्नमेंट का नोटिफाई जो रेट है उस पर बिकना चाहिए। सर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए क्या किया जाए? कोई दरमियान का रास्ता तो होगा ना? ये किया जाए कि कमिश्नर कराची जो है वो जस्टिफाइड कीमत जो है वो तय करें। वो आपकी नज़र में क्या है? हाँ, वो माजी में मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2-2 साल तक जो गवर्नमेंट का रेट था उस पर बिकता रहा है वो। हाँ बिल्कुल ये हकीकत है, कराची में आप मालूमात कर लें, माजी में कई दफ़ा गवर्नमेंट का जो प्राइस थी। बात यह है जो कवानीन होते हैं वो तमाम तर अदाद-ओ-शुमार, तमाम कैलकुलेशन के बाद बनाए जाते हैं। किसी की ज़ाती ख्वाहिश की बिना पर किसी भी तरह का कानून नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ दूध की कीमतों के हवाले से बात नहीं की जा रही। अगर 120 रुपये रेट मुकर्रर कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो वो हुकूमत है, वो कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं। कमिश्नर कराची कोई इंसान, एक आदमी नहीं जो अपनी ज़ाती तौर पर मर्जी चला रहे हैं। हुकूमत की तरफ से तयशुदा नर्ख आपको बता दिए जाते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी उस कीमत पर हम नहीं बेच सकते, इस वजह से हम अपनी मर्जी के रेट 150 रुपए बेचेंगे, इस तरह तो फिर तमाम तर कवानीन जो बनाए जाते हैं, तमाम तर लोग बोलें जी कि ये कानून हमारे मतलब का नहीं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, फिर तो कयास की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की कोई तो वैल्यू होती है ना? हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि जब आप हकायक के बरक्स रेट तय करेंगे तो फिर उसमें तो लाजमी बात है कि कोई सेक्टर तो बुरा बनेगा। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। सर क्या ये वाला पॉइंट आपका अदालत के सामने जस्टिफिकेशन देने के काबिल होगा? क्या आप अदालत को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये कानून जी हमारे मुताबिक नहीं है, लिहाजा हम इसको मानते नहीं है? उसमें ऐसा है कि जब एक चीज़ आपने कह दी है, कानून को ना मानने वाली जो बात है ना, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये कह दिया जाता है कि मन माने निर्ख, तो अगर 120 रुपये हुकूमत का रेट है, पेट्रोल अगर 150 रुपये है और एक पेट्रोल पंप वाला आके जी 180 रुपये बेचना शुरू कर दे, तो उसको ये कहा जाएगा ना कि आप अपने मनमाने रेट दे रहे हैं। वो ये नहीं कह सकता है जी कि हम पेट्रोल 150 नहीं बेच सकते क्योंकि ये हमें पड़ता नहीं है इतने का, या ये सारी हमारे साथ कंसेंसस नहीं है। तो वही बात है, एक आम आदमी को दूध चाहिए पर लीटर 120 रुपये, जो कि कमिश्नर कराची ने मुकर्रर किया हुआ है। आपकी तरफ से 150 रुपए वहां पर पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरे कराची के अंदर सॉरी, एक रेट नाफिज कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, हर आम आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 150 रुपए का एक जो फिगर है 155 का भी मिल रहा है। आप इस चीज से एग्री करेंगे? हमने रिपोर्ट भी दिखाई है। एक बहुत बड़ा तबका है शौकत साहब जो कि 150 रुपए सुन के शायद वो एक पाव दूध ले सकता है बस। ये बात दुरुस्त है आपकी, ये हर घर की जरूरत है, बच्चों की भी, बूढ़ों की भी, जवानों की, मतलब ये बेसिक नीड है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है। हम भी नहीं चाहते कि दूध जो है वो महंगा हो, उसकी वजह है कि पर कैपिटा इनकम के लिहाज से सस्ता होना चाहिए, इतनी आबादी हमारी। लेकिन अब हम भी तो कंज्यूमर हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि आपने तो अपनी बात रख दी कंज्यूमर की कि जी कंज्यूमर को चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। सही। अब हम जो चीज़ें बाय कर रहे हैं हमें भी सस्ती मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सर वो भी किसी मैकेनिज्म में हाँ वो भी किसी अब कमिश्नर के सामने जब हम ये बात रखते हैं, हम कहते हैं कि जी भैंसें महंगी हो गई 4 साल पहले, अब आप सुन लें तो आपको ही पता चल जाएगा कि दूध क्यों महंगा हो रहा है। 4 साल पहले भैंस की कीमत 1.5 लाख थी, सही। आज भैंस की कीमत 3 लाख है। 4 साल पहले जो भैंस खुराक खाती है उसकी कीमत पर केजी 27 रुपये थी,
आज उसकी कीमत पर केजी 60 रुपए। 4 साल पहले 80 से बढ़कर 150 तक भी तो आ गया ना, 120 तक। जब 80 था उस वक्त भी 100 बेचा जा रहा था। इसी वजह से ये बढ़ रही है कि आपकी जो इनपुट्स की कीमतें हैं वो किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं। हम ये चाहते हैं जवाब दे दें, वो ये कि रमजान में क्या देखें, कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही है, क्योंकि कल ही शाकिर गुजर साहब ये कहते हैं कि रमजान के बाद 170 और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 200 रुपए तक का दूध मिलेगा। क्या बात है, ऑथेंटिक बताइएगा बात। ऐसा है रमजान में, रमजान से बाद कीमतें बढ़ेंगी? देखिए अभी फिलहाल तो कीमतें जो है वो स्टेबल हैं, उसके बाद अगर हालात खराब होते हैं तो कीमत बढ़ सकती है, अगर हालात नॉर्मल रहेंगे। अवाम इस कश्मकश का शिकार है कि रमजान में, रमजान के बाद दूध पीना है या फिर दूध की जगह पानी पीना है। बेहद शुक्रिया, हम गुफ्तगू कर रहे थे। और जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वहाँ की बुनियादी ज़रूरत है ये दूध, तो प्लीज़ इस पे एक बैठ के दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि इस मसले का हल निकाला जाए। चलें जी, अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारी बेटी, आपकी बेटी, पूरे पाकिस्तान की बेटी, स्वात की बेटी नन्ही हिबा की हम बात करेंगे, जिसको ज़रूरत है आपके साथ ही। ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से। एक मासूम नन्ही खूबसूरत प्यारी बच्ची, सवात की तहसील मट्टा से इसका ताल्लुक। 1.5 साल उम्र की ये बच्ची हिबा पैदाइशी तौर पर एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है, जिसके इलाज के लिए वालिदैन हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मसीहा उनके पास आए और इस मासूम बच्ची का इलाज करवाए। हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहाब, एनसेफेलोसिस ये क्या बीमारी है, जो वालिदैन हैं इस बच्ची के क्या मुतालबात कर रहे हैं, तफसीलात बताइएगा। स्वात की तहसील मटा के इलाके बिहा में 1.5 साल बच्ची हिबा पैदाइशी बीमारी में मुब्तला है। इसके नाक की जगह गोश्त का बड़ा टुकड़ा है और इसे सांस लेने में और इसी तरह खाने पीने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ इस बच्चे का वालिद वाजिद अली मौजूद है, उससे बात करते हैं कि अब तक उसने कहाँ पर इलाज कराया और डॉक्टरों का क्या कहना है। ये पैदा हुई तो हमने मिंगवरत से लेकर और तक इसको डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहा कि इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है और इसका इलाज बाहर मुल्क में है। लेकिन बाहर मुल्क में कहाँ पर है ये हमको नहीं पता है। हमारे बच्चे को अभी तकलीफ बहुत शुरू होने लगी है सांस में। सरकारी इदारे अगर पाकिस्तान में है या बाहर मुल्क में है तो इससे हमारा दरख्वास्त है कि हमारी बच्ची का इलाज करा सके, इसलिए कि इसका मुस्तकबिल जो है आगे ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इलाज तो है लेकिन पाकिस्तान में इसका इलाज मुमकिन नहीं है, बैरून मुल्क इसका इलाज हो सकता है और इसके लिए हुकूमत की सरपरस्ती और ताउन की ज़रूरत है। अगर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मुखय्यर हज़रात इन लोगों की मदद करें तो इनकी बच्ची का इलाज भी हो सकता है और उसकी ज़िंदगी भी बच सकती है। तो हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई, जो हमने अपने रिपोर्टर से बात की, वो आपने सुनी। बड़ा एक ऐसा दिल खराश सी ये चीज़ है जिसको जो भी माँ या घर में जो भी इस वक्त देख रहा है ना, यकीनन वो ये सोच रहा है कि इतनी नन्ही सी बच्ची और ये सख्त इम्तिहान है, लेकिन यकीन करें ये उस बच्ची का इम्तिहान नहीं है, ये आपका भी इम्तिहान है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे जिन्ना अस्पताल से। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर लाल रहमान, न्यूरो सर्जन है आप, उसके साथ ही साथ सारिम भाई भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सारिम भाई। इनके वालिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फरजंद अली। तो सबसे पहले तो मैं इनके वालिद साहब से बात करना चाहूँगी कि जो बच्ची की इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है वो हम जाने। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएगा। फरजंद अली साहब, आपकी बेटी वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की बेटी है, वो हमारी बेटी है और हमारी कोशिश है ये कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से समा से इस बच्ची का इलाज हो सके, ये बच्ची ज़िंदगी की खुशियाँ जो है देख सके और इसकी मुश्किलात, सांस लेने वाली जो मुश्किल है, खाना खाने वाली जो मुश्किल है, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये मुश्किल आसानी में बदल दे। प्लीज़ आप अपनी बेटी की जो मौजूदा सूरत हाल है बताइएगा। जी, उसके सूरत हाल तो अभी भी बहुत ख़राब है। अभी खाने पीने में भी बहुत तकलीफ़ है और इसके अलावा सांस में भी तकलीफ़ है, दोनों कान बंद है ना उसकी, तो बहुत तकलीफ़ है उसकी। अच्छा वाजिद, ये बताइए डॉक्टर्स कहते क्या हैं, ये बीमारी है क्या, आपको क्या समझ आया कि क्या चीज़ है ये और इसकी वजह क्या हो सकती है? इसके वजह तो ये है कि ये पैदाइशी तौर पर, डॉक्टर ये कहते हैं कि ये पैदाइशी तौर पर है, लेकिन हमने कई डॉक्टरों को दिखाए लेकिन उन्होंने कहा कि इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। अच्छा,
ठीक। अच्छा वाजिद, हमारे साथ डॉक्टर भी होंगे और सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम यही चाह रहे हैं कि इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं वो आपका हाथ बने, आपका बाजू बने। एक तो ये कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा। जी, मुझे तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारी बच्ची अभी बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रही है। हमारी हुकूमत इमरान खान से ये दरख्वास्त है कि हमारी बच्ची का इलाज कराए बस। सही, ठीक। अच्छा वाजिद, आप भी मौजूद हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भी मौजूद होंगे, सारिम भाई भी, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर से भी बात हुई है। वो डॉक्टर ये कह रहे हैं, एग्जैक्टली वो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बच्ची का जो इलाज है वो मुमकिन है पाकिस्तान में ही, उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ज़रा ये डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। इस वन फॉर्म ऑफ न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट्स की तौर पे होते हैं इसमें, और मेनिंगोमेलिसील और ये भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, ये ज़्यादातर जो फॉलिक एसिड डिफिशेंसीज जो अक्सर माएँ होती हैं वो फॉलिक एसिड सफिशेंट अमाउंट में नहीं लेती और उसकी वजह से ये मालफॉर्मेशन हो सकती है। अभी इसके लिए आते हैं कि इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं। इलाज बिल्कुल मुमकिन है, इसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी और सर्जरी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में होनी चाहिए जहाँ पे क्रेनियोफेशियल प्लास्टिक सर्जन्स अवेलेबल हों और प्रॉपर ICU केयर भी अवेलेबल हो। इसके इलाज जो है वो ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें ये रेफ़र होना चाहिए। अगर बाहर हो सके डेवलप कंट्रीज़ में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैदाइशी तौर पर जो बच्चा है उसके जिस्म ख़ास तौर पर उसके चेहरे के आसपास का कोई एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर एक एक्स्ट्रा गोश्त का जो एक लोथड़ा सामने निकल आता है। सारिम भाई, ये तमाम तर सिचुएशन आपने देखी, 1.5 साल की मासूम सी प्यारी सी बच्ची है, फेस के ऊपर नाक का जो पॉइंट है यहाँ पर एक गोश्त का टुकड़ा एडिशनल आ चुका है, सर्जरी की ज़रूरत है। अब बात यह है कि बैरून मुल्क होगी या मुल्क के अंदर होगी, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर प्लास्टिक सर्जन्स जो हैं वो इसको क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इस वाजिद साहब को आपने देखा यकीनन अफोर्ड नहीं कर सकते, हुकूमत की इमदाद के मुंतज़र हैं। मेडिकल तो हमारे यहाँ भी इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये तो बेचारा आम से भी बहुत नीचे दर्जे पे है। तो मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो इंशाल्लाह यहाँ कराची में दिखाएंगे तो सही हो जाएगा। आपको याद होगा जो यहीं समय के प्लेटफॉर्म से वो जो सर जुड़े बच्चे थे वो भी आज माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, फिर उसके बाद वो जो मैं जो केस लेके आया था जो दोनों बच्चे ऐसे सीने से जुड़े हुए थे प्रोग्राम में, और वो ऐसे उस वक्त कितने मुश्किल में थे और अब माशाल्लाह वो आज दोनों माशाल्लाह अलग अलग खेल रहे हैं। तो वो तो ये जगह ज़्यादा सेंसिटिव है बजाय इसके कि नोज के। तो मेरा ख्याल है कि इसको हम जब बुलाएंगे यहाँ पे अभी और इसको दिखाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इसके इलाज के लिए। हाँ, लोग ताउन करें, क्योंकि ताउन के बगैर देखिए मुमकिन नहीं है। इतना महंगा ट्रीटमेंट, फिर एक आदमी को अगर वहाँ से यहाँ लाया जाए, ला के रखना, उसको सारे उसके ज़रूरियात पूरा करना, फिर उसको वापसी यहाँ से जो है भेजना, फिर उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते रहते हैं, फिर उसके देखना पड़ता है कि बच्ची इस वक्त बेहतर है या नहीं है। और ऑपरेशन से इन सब चीज़ों से पहले ही लाखों रुपए तो सिर्फ उनके टेस्टों पे लग जाते हैं, MRI तो स्कैन, CT स्कैन तो फलां ढमका, इतने सारे टेस्ट। मगर ये है कि ऐसा नहीं कि ये सही नहीं हो सकती। हम सब अगर मिल के काम करेंगे ये बिल्कुल सही होगी। और एक बच्ची है, और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा आपको कि पिछले दिनों आपने देखा और सुना कि लियाकताबाद में भी एक वाक़या हुआ बच्ची को मारने का, एक मियाँ वाली में भी हुआ। वो कैसे लोग हैं, इस बाप को भी तो देखें कि इस हाल के अंदर भी बच्ची को अपने सीने से लगाए हुए और इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इसको हम ज़िंदगी की तरफ ले आएँ, इसको नॉर्मल कर दें। और हमारे यहाँ ज़ाहिर है लड़की ज़ात है, एक नॉर्मल लड़की के लिए इतने मसाइल हैं जो इस तरीके से बेचारी अगर आगे जवानी की तरफ आएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। उनके वालिद साहब ये कह रहे हैं ना कि उनका मुस्तकबिल, हम भी ये चाहते हैं कि इस बच्ची का मुस्तकबिल महफूज हो, इस बच्ची का मुस्तकबिल रोशन हो। और एक बाप के लिए और एक माँ के लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि जब वो अपने बच्चे को बच्ची को देख रहे हैं कि वो सांस नहीं ले पा रही या वो खाना नहीं खा पा रही। तो सारी भाई वही बात है ना कि सिर्फ बच्ची का इम्तिहान ही, उसके वालिदैन का इम्तिहान नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बच्ची को देख रहे हैं। अगेन वही कि ये बच्ची हमारी बच्ची है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप आगे बढ़े। डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर लाल रहमान न्यूरो सर्जन हैं जिना अस्पताल के। वो डॉक्टर साहब ऐसी सर्जरी कर भी चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस बच्ची की सिचुएशन यकीनन आपने देखी होगी, उसके वालिद साहब भी बता रहे हैं कि उसके लिए खाना, सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ज़रा एक्सप्लेन करेंगे बीमारी है क्या, होती क्यों है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ख़वातीन में ये बीमारी इसका तशख़ीस हो सकती है, प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरा सवाल ये कि इस बीमारी से मुतालिक थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। थैंक यू समा टीवी के आप लोगों ने हमें बुलाया, और मुझे एक भाई ने रात को एक तस्वीर भी इसकी भेजी थी और अभी भेजी उसने। ये जो बच्ची है इसका एक कंजेंटल प्रॉब्लम है, और इसमें ऐसा होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के इर्द गिर्द एक पर्दा है जिसको हम ड्यूरा कहते हैं, और उसके बाहर बोन है जिसको स्कल कहते हैं, स्कल के बाहर जो है ना स्किन है। तो इन लोगों में पैदाशी तौर पे कोई डिफेक्ट हो स्कल के बोन में, और उस डिफेक्ट के थ्रू ब्रेन का कोई हिस्सा दिमाग का जो पानी है और जो पर्दा है बाहर आ जाता है, इसको हम एन्केफेलोसील कहते हैं। ये जो एन्केफेलोसील है ये बैक पे काफी ज्यादा होता है, ये नेक से ऊपर जिसको हम ऑक्सीपिटल कहते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये फ्रंट पे है जिसको फ्रंटल एन्केफेलोसील कहते हैं, और ये नोज के साथ आ रहा है। और ये वाला जो तस्वीर मैंने देखी काफी बड़ा है, और डेफिनेटली इस बच्चे को सांस में भी तकलीफ हुई क्योंकि ये नोज को बिल्कुल कंप्रेस कर रहा है, और इसको खाने में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये एक पैदाइशी बीमारी है, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो कवरिंग बोन है ब्रेन के ऊपर जिसको स्कल का बोन है, ये बेस की तरफ है, वो उसमें डिफेक्ट है पैदाइशी तौर पे, और उसके थ्रू ये कंटेंट्स बाहर हर्निएट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 2018 में इस तरह का एक केस हैंडल कर चुके हैं, इस बच्ची के हवाले से बताइएगा क्या करना है, कितना इलाज का खर्चा हो सकता है, क्या प्रोसेस होगा, कितना वक्त लग सकता है? ये जो बीमारी है काफी कॉमन है, यानी हमारे पास तकरीबन 2-3 महीने में सारे केस आते रहते हैं। अच्छा। लेकिन मेनली जो मैंने बता दिया ना, ये बैक साइड पे ज्यादा होते हैं, फ्रंट पे कंपेयर टू बैक थोड़े से कम होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा सीवियर है, करते रहते हैं। ये वाला जो बच्चा है इसका जो डिफेक्ट है और जो लीजन है काफी ज्यादा बड़ा है, जितने बाकी और बच्चे हमारे पास, अभी भी मेरे पास बच्चा लेकिन उसका बहुत छोटा है, जो पड़ा हुआ है, उसको हम ऑपरेट करेंगे। तो ये इस बच्चे की बात कर रहे हैं, इसको हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, और इसमें मैं प्लास्टिक सर्जरी को भी ऑन बोर्ड लूंगा अपने साथ। सही है। यहाँ चूंकि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उस पे हमारा यानी इसका कोई खर्चा नहीं आएगा। सही। इसको मेडिसिन भी फ्री मिलेंगी, इसका सारा चीज जो ऑपरेशन है सारा हम फ्री में करेंगे, तो उसको कोई पैसे नहीं देने होंगे उसको। सही। और ये जब भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हम आके हम इंशाल्लाह उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मुफ्त में इलाज, ये तो बेहतरीन है, कार खैर है। ये इस बच्ची के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि वो अगर आपसे गुफ्तगू कर लें, क्योंकि यकीनन वो ये चाहेंगे कि बच्ची जल्द अज जल्द तंदुरुस्त हो जाए। अच्छा ठीक है, अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं तो वाजिद साहब आप डॉक्टर लाल रहमान से बात कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि इनका इलाज, इस बच्ची का इलाज कराची में हो जाएगा और इंशाल्लाह मुफ्त हो जाएगा। आप इनसे खुद बात कर लीजिए अभी फौरन। उनसे कहें अगर उसको उर्दू नहीं है तो मुझसे पश्तो में बात करें। चलिए जबरदस्त। जी जी इंशाल्लाह आप पश्तो में भी बात कर सकते हैं अगर आप उर्दू में चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज। डॉक्टर साहब। जी जी वाजिद, आपका सवाल डॉक्टर साहब से कोई सवाल हो तो प्लीज आप बताएं। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं इस वक्त आपको? जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं। ठीक। डॉक्टर साहब जदीद इलाज कराची के मुमकिन है? बिल्कुल जो 10 चलो की तासो चिखलम रात लगवाड़ी जमा नंबर 2 नवाख ले मसावल कांटेक्ट को कई और मुंग बतास अरेंजमेंट की इंशाल्लाह बिल्कुल मुंग दे ऑपरेशन को वाले शुखा और सास बखर्चा मरचा न राजी ठीक है डॉक्टर साहब बात हो गई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खैर सर जब कराची का मेरी इनसे बात हो गई ना, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इसका इलाज होगा। मैंने बिल्कुल स्पष्ट में बता दिया कि यस हम इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन करेंगे। मेरा नंबर इनको दे दें ताकि मुझे कांटेक्ट कर ले और फिर कोई टाइम हम फिक्स कर लेंगे, उसको हम बुला लेंगे। ठीक है जबरदस्त। वाजिद साहब आप बच्ची को लेके कब आना चाहेंगे, कब आएंगे आप? इंशाल्लाह अभी तो रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह हम बच्ची लेकर इंशाल्लाह कराची लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वाजिद भाई मेरा नंबर इनसे ले लें और आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन समा की जिम्मेदारी है आपकी और वाजिद साहब की जो कोऑर्डिनेशन है आपको मिलाना, कांटेक्ट कराना, ये इंशाल्लाह समा की जिम्मेदारी है अब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगी एक चीज हम ऐड करें कि वाजिद साहब के जो आने के अखराजात है सारिम भाई, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से जो बड़ा मसला हल हो चुका है। बस वो मुझे असल में आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी, क्या बात हो रही है?
تو میں یہی اگلی بات کرنی تھی میں نے کہ میں شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناح اسپتال میں فری آف کاسٹ تمام تر علاج ہو جائے گا اس بچی کا, اور جو واجد صاحب ہیں جو ان کے والد ہیں بچی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر رمضان وہ کراچی لے کے آ کے ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ کوارڈینیٹ کر کے. کہوں گا اور چاہوں گا کہ آفٹر رمضان کیوں آئیں گے, یہ کل آ جائے, میں ان کو فلائٹ کرا دیتا ہوں, آئیں یہاں رہنا کھانا پینا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اصل ان لوگوں کو پرابلم یہ آتی ہے اگر کسی سرکاری اسپتال میں علاج بھی ہو جائے تو رہیں گی کہاں, سپورٹ کون کرے گا, لانا لے جانا کون, وہ بڑے اخراجات آ جاتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ذمہ داری لیتا ہوں, بالکل آئیے, اور میں اگر یہ ابھی راضی ہیں تو میں کل کی ٹکٹیں کرا دیتا ہوں. واجد صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو سارم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, سارم بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچی کو تکلیف ہے, نہ وہ کھا پا رہی ہے نہ سانس لے پا رہی ہے صحیح طریقے سے, تو اگر اس کو ہم کل یا پرسوں میں کر لیں, کیا بچی کو کل یا پرسوں لے آئیں, آپ کے آنے کے اخراجات سارم بھائی اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم گھر جا کر انشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ مشورہ کریں گے, تو انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کو فون کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ کل ہم لے کر آئیں گے یا پرسوں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. واجد صاحب آپ کا سوات سے کراچی تک آنا, یہاں پر تمام تر رہنا, سٹے, کھانا پینا ڈاکٹر سارم برنی صاحب نے ذمہ داری اٹھا لی ہے, اور علاج سے لے کر انشاءاللہ آپ کی بچی کے صحتیاب ہونے تک ڈاکٹر لال رحمان صاحب نے ذمہ داری لے لی ہے. انشاءاللہ آپ کی بچی بہت جلد آپ کے پاس بالکل تندرست حالت میں ہوگی, اور سما ایک دفعہ پھر آواز بن چکا ہے ایک معصوم پیاری بچی کی, ایک ایسی ننھی پری کی جس کی خوشیاں ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد لوٹ آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ, جتنا آپ کا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم, کیونکہ یہ ایک ایسی نیکی ہے, یہ ایک ایسا کام ہے جس سے ماں کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی, ایک باپ کو سکون ملے گا کہ بچی اب کھا رہی ہے, پی رہی ہے, اور یقیناً بہت جلد ہم پھر سے اس بچی کو اپنے پروگرام میں, ہستی کھیلتی بچی کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے جو بالکل صحتیاب ہو جائے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں دیکھنے والے, اگر آپ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس بچی کے لیے, کسی طرح کی امداد دینا چاہتے ہیں, تو آپ ڈاکٹر سارم برنی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ سارم بھائی نے تمام تر ذمہ داری اٹھائی ہے وہاں سے یہاں لانے اور یہاں رکھنے کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر لال صاحب آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو پوسٹ سرجری ہے, یعنی کہ سرجری کے بعد بچی کو ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجیے گا ہمیں. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپریشن میں خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو جائے. اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی تو یہ ٹوٹل جو ہے نا انشاءاللہ ایک ہفتہ ہم رکھیں گے آپریشن کے بعد, اور دن اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈسچارج کریں گے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں پرسنلی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ بیماری بچوں میں ہوتی کیوں ہے, کہ والدہ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈائٹ نہیں لے پاتی, یہ اس کی وجہ ہے؟ اگر آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے. اس میں یعنی ایگزیکٹلی تو آپ کو کوئی بندہ نہیں بتا سکتا, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فولک ایسڈ کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے یہ ڈیفیکٹ بن جاتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریگنینسی کے دوران یا اس سے پہلے فولک ایسڈ نہیں کھاتے, تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. یا کوئی جو ہے نا کبھی کبھار یہ کزن میرج میں بھی, لیکن اس طرح چیزیں کم ہوتی ہیں, اور یہ جو ڈیفیکٹ ہیں یعنی اس کا فولک ایسڈ سے بھی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جب بھی فولک ایسڈ کی کمی ہو یا لوگ نہیں کھاتے, یا ان کا جو پریگنینسی کے دوران ان کا صحیح فالو اپ نہ ہو جائے, جو اینٹی نیٹل کیئر ہے, تو ایسے لوگوں میں اس بیماری کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. سر اگر فولک ایسڈ ایک اس بیماری کی وجہ ہے تو فولک ایسڈ کی کمی کیسے پوری کی جا سکتی ہے, یہ بھی جلدی سے وہ بھی یعنی دیٹ از آلسو ون آف دی کازز. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بے حد شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے, اتنی خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے. اس سے پیاری بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اخراجات جناح ہسپتال اٹھا رہے ہیں, اور ہمارے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر سے ایک ننھی پری, ایک اس گھر کی بچی جس گھر میں تھوڑی سی مشکلات تھیں, اب وہ یقیناً آسانیوں میں تبدیل ہوگی. سارم بھائی آپ کا بے حد شکریہ, آپ اخراجات برداشت کر رہے ہیں, ان کے رہنے کا, ان کے ہر انتظامات کا, اخراجات کا جو بیڑا ہے وہ آپ نے اٹھایا. اور واجد بھائی بس ہماری اپیل آپ سے یہ کہ آپ جلد از جلد اپنی ننھی سی پری کو لے کے کراچی پہنچ جائیں, بچی کا علاج شروع ہو اور آپ کے بھی دل کو سکون پہنچے, اور اگین ہم اس بچی کو اپنے پروگرام میں بلائے, ہنستا کھیلتا مسکراتا اور صحت یاب ہو کے ہی اپنے گھر جائے. تو الحمدللہ جی, سما ایک معصوم بچی کی آواز ایک دفعہ پھر بنا ہے, اور یہ جو مسئلہ ہے انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا, اور جب یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی, صحت مند ہو جائے گی, ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہی بچی ہے ہبا جو کہ پہلے اس بیماری سے پہلے, اس مسئلے سے پہلے کیسی تھی, اور علاج کے بعد جب وہ بالکل تندرست ہو جائے گی تب بھی آپ کو دکھائیں گے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ باپ بیٹی کے رشتے کی, تو بڑا
پیارا, بڑا نازک, بڑا خوبصورت یہ رشتہ ہے اگر سمجھا جائے تو. اور جب باپ بیٹی کا اس طریقے سے سہارا بن جائے کہ بیٹا اگر تم تعلیم حاصل کریو, تم کچھ کریو تو میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ, اور جب وہ لمحہ کہ باپ اور بیٹی ایک ہی دن گریجویٹ ہو رہے ہیں تو یقین کریں اس سے بہترین لمحہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. اس کال پر عمل کر کے دکھایا پشاور کے ایک پروفیسر نے جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ہی دن ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. عرفان موسیٰ زئی کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں باپ بیٹی کا ایک ہی دن پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا منفرد اعزاز. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ایسوسیٹ پروفیسر محمد مسعود نے میکا ٹرانکس جبکہ بیٹی نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. ہی از اے ویری بیسٹ فادر اینڈ ہمیں دیکھ کے اس طرح اور بھی جو معاشرے میں لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا شروع کریں. اینڈ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار گرلز. پروفیسر محمد مسعود کا کہنا تھا کہ وہ کچھ مشکلات کی وجہ سے ڈاکٹریٹ نہیں کر سکے تھے. اب انہیں خوشی ہے کہ انہوں نے بیٹی کے ہمراہ اپنا خواب پورا کیا. بہت خوشی ہو رہی ہے, بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ یعنی جس طرح میں اپنی بیٹی کو سپورٹ کیا ہے, لوگ اگر سپورٹ کریں فیمیل ایجوکیشن کو تو یہ اور بھی اچھا ہوگا. یونیورسٹی کے کانویکیشن میں 900 انڈر گریجویٹ, 32 پوسٹ گریجویٹ اور 18 پی ایچ ڈی اسکالروں کو ڈگریاں دی گئیں, جن میں 48 کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا. کیمرامین عابد خان کے ساتھ عرفان موسیٰ زئی, سما, پشاور. تو میں اور فراز بھی یہی بات کر رہے تھے. ہم نے کہا دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ باپ اور بیٹی ایک ساتھ جنہوں نے ڈگری لی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد مسعود اور ڈاکٹر نادیہ مسعود. مطلب کتنا فخریہ لمحہ ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب خود بھی موجود ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. مطلب پچھلے کئی دنوں سے ہمارے ملک میں ایک ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ بیٹی کی پیدائش پہ باپ خوش نہیں ہے, اس طرح کے ناخوشگوار واقعات, اور یقیناً یہ جو ایک ہم نے چیز دیکھی ہے نا, یہ ایک مثالی چیز ہے. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ خیال آیا کیسے کہ میری بیٹی بھی یہ کر رہی ہے اور میں نے بھی یہ کرنا ہے اور میں نے بھی یہ پڑھنا ہے, یا پھر آپ نے اسٹڈی شروع کی, آپ نے کہا بیٹا بس میرے پیچھے پیچھے لگ جاؤ؟ شکریہ جی. ایسا ہے کہ میری 3 بیٹیاں تھیں بڑی, اس کے بعد میرے بیٹے ہیں وہ چھوٹے ہیں. تو میں نے تینوں بیٹیوں کو پڑھایا. پہلی بیٹی جو ہے اس نے بی بی اے کیا اور اس کے بعد ایم بی اے کیا, اور دوسری بیٹی جو ہے اس نے انجینئرنگ کی بی ایس ڈگری لی اور اس کے بعد ایم بی اے کیا. یہ جو میری بیٹی ہے اس نے بی ایس سی انجینئرنگ کیا, پھر اس کے بعد ایم ایس سی انجینئرنگ کیا. تو ایم ایس سی انجینئرنگ انہوں نے 2016 میں کی. تو اس وقت میرا خیال تھا کہ میں بھی یعنی پی ایچ ڈی شروع کروں. تو اس کے ساتھ گپ شپ میں بات شروع ہوئی کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, اور چونکہ تو بھی کوالیفائڈ ہو گئی ہے تو مل کے شروع کرتے ہیں. تو اس کو آئیڈیا پسند آیا اور ہم نے اپلائی کیا. جو ٹیسٹ تھا انٹری ٹیسٹ تو وہ دیا, وہ اس کو کوالیفائی کیا, اور اس طرح ہم دونوں نے پی ایچ ڈی شروع کر دی. اور پہلے ہی دن سے ہم موٹیویٹڈ تھے اور ایک قسم کا مقابلہ تھا کہ کون پہلے کرے گا. میرا خیال تھا وہ مجھ سے پہلے کر لے گی, لیکن اللہ نے مجھے بھی ہمت دی اور دونوں نے ساتھ. ماشاءاللہ, زبردست. اچھا ڈاکٹر نادیہ یہ بتائیے گا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ عموماً جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے گروپ اسٹڈی کے کچھ دوست ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں, گروپ اسٹڈیز کرتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں. آپ کے جو گروپ اسٹڈی ہے وہ تو گھر میں آپ کے والد کے ساتھ ہوتی تھی. کیا انوائرمنٹ ہوتا تھا گھر کا جب یہ اسٹڈیز چل رہی تھی ایگزام سے پہلے؟ جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس شو. فیلنگس یہ ہوتی تھی کہ اوبیسلی ڈیورنگ ریسرچ آپ کا اپنا ہی ٹاپک ہوتا ہے, لیکن گائیڈنس کی ایک سورس ہوتی ہے اور سپورٹ ہوتی ہے, تو وہ میں اور میرے فادر ساتھ میں ہی کرتے تھے. تو ایک بہت ہی اچھی جرنی رہی یہ. ود ان 4 ایئرس ہم نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, تو یہ جرنی بہت اچھی رہی ہم دونوں کے لیے. زبردست, ماشاء اللہ. اچھا پروفیسر صاحب ہوتا یہ نا کہ آپ گھر میں پڑھے تو ابا سے ہیلپ مل جاتی ہے پڑھنے میں نا کہ ابا یہ سمجھا دیں, لیکن یہاں پر مجھے یقین ہے کہ یہ لمحہ ضرور آیا ہوگا جب آپ نے اپنی بیٹی سے کہا ہوگا نادیہ بیٹی ذرا مجھے یہ چیز سمجھا دو. ہاں جی, اس طرح کے موقع بھی آئے, ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہی سپورٹ کیا. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کامنٹ کیجیے گا. ہاں, ان کو اسکالرشپ ملا تھا, یہ درہم یونیورسٹی یو کے میں ہوتی تھی, اور ان دنوں میں کچھ سیمولیشن کرنا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے مجھے میٹ لیب کی ضرورت تھی.
तो मुझे भूला हुआ था, काफ़ी बहुत पहले ये काम मैंने किया हुआ था, तो मैंने इससे रब्ता किया कि मुझे इस तरह का प्रोग्राम चाहिए, तो फिर इसने वो मुझे लिख के दिया। फिर उसके बाद मैंने उस पर मज़ीद काम किया, लेकिन उसने शुरू किया तो हम एक दूसरे की हेल्प करते रहे। राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपका जो सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा, ये होता क्या है, स्कोप क्या है इसका? मैंने मैकेट्रॉनिक्स में किया है, यानी उसमें इलेक्ट्रिकल हाँ और मैकेनिकल दोनों का कम्बिनेशन है। मेरा जो टॉपिक था वो वाइब्रेशन एनर्जी हार्वेस्टिंग। वाइब्रेशन एनर्जी जहाँ भी हो उसको हार्वेस्ट करके उससे ये जो छोटे डिवाइसेस हैं, सेंसर्स वगैरह हैं, उनको पावर देने के लिए ये हम हार्वेस्टर बनाते हैं। तो वो मैंने पुल के लिए किया था कि किसी भी पुल की अगर आप लोग देखभाल करना चाहते हैं, उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरा डिवाइस यूज कर सकते हैं। सही है। तो डॉक्टर साहब, आपकी बेटी ने एक साथ एक अच्छे ये मिशन मुकम्मल किया। वतन के लिए क्या खदमात सर अंजाम देने का प्लान है, या फिर ये अक्सर सोचते हैं लोग के पढ़ लिख गए हैं तो बाहर चले जाते हैं, कुछ ज़्यादा कमा लेंगे, आप लोगों के फर्दर क्या प्लान है? सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी इस पर। मैं तो इस फील्ड में था, तो यहाँ पे प्रोफेसर जो भी होते हैं वो पीएचडी होते हैं, तो मेरे लिए तो ज़रूरी था कि मैं यानी अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करूँ और फिर मैं पीएचडी स्टूडेंट्स को भी सुपरवाइज करूँ। तो मेरे लिए तो वही स्ट्रीम है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू रखना है। नादिया का अपना प्लान है, आप उनसे पूछ लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नादिया, आप बताइएगा कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आपने क्यों चूज़ किया, इसका आपने क्या स्कोप देखा, आगे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? जी सो बेसिकली मेरी जो पीएचडी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, और जो मेरा रिसर्च एरिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्निक्स पे बेस्ड है। आजकल तो आपको पता ही होगा कि एआई की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो यही इसकी एक पॉइंट था कि मैंने एआई बेस्ड टेक्निक्स पे अपनी रिसर्च की, और ड्यूरिंग माय रिसर्च जो है तो मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि चूँकि मेरी पीएचडी पाकिस्तान से है तो मेरा ज़रा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, जो भी रिसर्च इन्वायरमेंट बाहर के मुल्क में होता है वो मैं सीख के आऊँ पाकिस्तान। तो इसके लिए मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई किया था, कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइड पीएचडी स्कॉलरशिप, जो यूके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है आपके रिसर्च विज़िट को और आपको फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करती हैं। तो वो स्कॉलरशिप भी मैंने अवेल की थी, जिसकी बिना पर मैंने 1.5 ईयर डरहम यूनिवर्सिटी यूके में स्पेंड किया, और मेरे बड़े अच्छे सुपरवाइज़र थे। उनके सुपरविजन के अंदर मैंने 3 जनरल इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस की और 6 कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस की, जिससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिसर्चर का प्रोफाइल बन गया। इसके मतलब इस टाइप ऑफ रिसर्च ने मेरे आगे जो भी मैं करियर पाथ बनाना चाहती हूँ उसके रास्ते खोल दिए। अगर मैं आगे जाके पोस्ट डॉक करना चाहती हूँ या एज ए रिसर्चर मैं अपने कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो वो सारे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं कर सकूं। सही है। तो नादिया, आप अभी कहीं काम कर रही हैं, कहीं जॉब कर रही हैं? जी, मैं अभी एक यूके बेस्ड रिसर्च फर्म है, उसमें एज ए रिसर्चर काम कर रही हूँ। उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं जो यूरोपियन कमीशन फंड करता है, एंड दैट प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स फॉर डिसीजन सपोर्ट, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये डिसीजन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है, और फ्यूचर के हवाले से अगर कहा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ये स्कोप बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के लिए इस फील्ड में आने के लिए? पाकिस्तान में अभी रिसेंटली इस चीज़ पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स पे। नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है यूटी पेशावर में, यूटी लाहौर में, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इनके लैब्स बनाए गए हैं। उसकी वजह से ज़रा सा इसमें अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि उसमें इंटर्नशिप्स होते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जो बीएस के स्टूडेंट्स फारिग होकर आते हैं, वो जिस भी फील्ड से हों वहाँ पे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स अभी पाकिस्तान में आ रही हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप प्रॉपर ग्लोबल उस पर जो है, तो पाकिस्तान को एक चीज़ जो मिसिंग थी वो अभी आजकल पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है और लेके आ रहा है। सही। और एक अच्छी चीज़ तो ये भी है कि एक बाप अपनी बेटी की तालीम को इतना सपोर्ट कर रहा है कि साथ खड़ा होकर, और पढ़ भी रहा है, पढ़ा भी रहा है बच्ची को। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और
एक छोटा सा आपका कमेंट लेना चाहूँगी उन घर वालों के लिए, उन वालिदैन के लिए जो ये समझते हैं या जो ये कहते हैं कि लड़की है पढ़ लिख के क्या कर जाएगी। तो प्रोफेसर साहब, ऐसे वालिदैन को, ऐसे घर वालों को जिनकी ऐसी मेंटालिटी है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे हमारे प्लेटफॉर्म से आप? जी, ये तालीम तो यानी सब मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है उनको हासिल करना। तो हमारे वालिदैन को भी चाहिए कि उसमें फ़र्क ना करें कि बेटा है या बेटी है, उनको जो सहूलतें चाहिए हैं तालीम हासिल करने के लिए वो प्रोवाइड की जाए। और जो अच्छे पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ लड़कों को पढ़ाएं और लड़कियों को ना पढ़ाएं, उस पर तवज्जो ना दें। तो मेरा तो ख्याल है कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और दोनों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। अगर वो तालीम हासिल करना चाहें, उनमें कैपेबिलिटीज़ है, तो ग्रूम किया जाना चाहिए। सही, ठीक। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद और डॉक्टर नादिया मसूद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आगे बहुत ज़्यादा आसान करें और इसी तरह हम देखें कि ये मिसालें कायम होती रहें। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की और भी स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग नया दिन। वेलकम बैक। आपको हम खबर देंगे, सिंध हाउस इस्लामाबाद में 25 मार्च से 28 मार्च तक रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। पीटीआई के एमपीएस को रिहाइश देने के लिए पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली को खत लिख दिया है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। संजय, बताइएगा क्या कहा गया इस खत में? देखिए, खुर्रम शेर जमान पार्लियामानी लीडर हैं पीटीआई के। उन्होंने खत लिखा है सेक्रेटरी सिंध असेंबली के जरिए कि हमें इस्लामाबाद में 25 से 28 मार्च तक राइट दी जाए और सिंध हाउस इस्लामाबाद में बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि सिंध हाउस इस्लामाबाद में सिंध के एमपीएस को माजी में भी राइट फ्राहम की जाती रही है। तो हमें 25 से 26 रूम जो है वो सिंध हाउस इस्लामाबाद में 25 से 28 मार्च तक दिए जाए। सिंध हाउस इस्लामाबाद जो इस वक्त मरकज बना हुआ है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम है कि उन्होंने वहाँ पर एमएनए जो है वो छुपा कर रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से भी ये बात की गई और अली जैदी जो पीटीआई के वफाकी वजीर हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एमएनए रखे गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के एमएनए का भी ये बयान है कि यहाँ पर एमएनए ठहरे हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी भी सिंध पुलिस सर अंजाम दे रही है और उनको ये भी कहना है कि हमें जान पर खतरा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस भी इसी हाउस में जाकर रहना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त की है कि हमें भी यहाँ पर राहत दी जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका संजय तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल और सोशल इशूज़ के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले कुछ मसाइल की भी निशानदेही करते रहते हैं। तो शकरगढ़ का एक मसला है जहां फिल्ट्रेशन प्लांट्स होने के बावजूद भी शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो ये प्लांट्स हैं ये नाकारा हो चुके हैं और कचरा कुंडी का एक मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे काशिफ जावेद से। काशिफ, बताएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शकरगढ़ के मोहल्ला फलवाड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में आवाम को साफ़ सुथरा पानी मुहैया करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था जो कि इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कम और कूड़ेदान का ज़्यादा मंजर पेश कर रहा है। तो तहसील भर में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 35 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आवाम को साफ़ सुथरा पानी मुहैया करने के लिए लगाए गए थे, जो कि इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से सिर्फ 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तहसील भर में काम कर रहे हैं। ठीक है काशिफ, आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि ये मसला जल्द हल हो जाएगा। एक और बड़ा संगीन मसला था कोविड की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोविड के बाद पाकिस्तानी फिल्मी सनत इन दिनों काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। हमारी शोबिस इंडस्ट्री, नए नए ड्रामाज आ रहे हैं, फिल्में आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि सिनेमा घरों के हालात क्या अब बदले हैं? क्या फिल्में देखने वाले भी हमारी फिल्मों में उतनी दिलचस्पी ले रहे हैं जितनी दिलचस्पी वो हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में देखने में लेते हैं, या फिर वो नेटफ्लिक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखना शुरू हो गए हैं, ड्रामास देखना शुरू हो गए हैं? ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए हैं। आप देखते हैं नेटफ्लिक्स पे फिल्में? बहुत ज्यादा।
बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से काफ़ी हद तक टीवी पर सिवाय न्यूज़ के कोई और चीज़ें बहुत कम देखने में आती हैं। न्यूज़ ये खुद करते हैं, न्यूज़ खुद इसलिए नेटफ्लिक्स पे जाते हैं और टीवी और ड्रामे। तो हमारे नुमाइंदे हैं रेहान अहमद, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है कि क्या पाकिस्तान की फिल्में और ड्रामे और सिनेमा घरों में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर ज़्यादातर जो तादाद है वही नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन प्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के रोशन सितारे की बात करते हैं, कैसे मिसाल की बात करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद है। स्नूकर की दुनिया में एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की बादशाहत कायम हो गई है। 16 साला एहसन रमज़ान ने ईरान के आमिर सरकोश को हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। वो ये कारनामा सरअंजाम देने वाले कम उम्र तरीन क्विस्ट बन चुके हैं। एहसन रमज़ान आज पाकिस्तान पहुंचे और जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने गुफ्तगू भी की और फिर जब गुफ्तगू की तो हमने उन्हें फ़ौरन से बुला लिया और हमारे मेहमान भी बन गए। तो एहसन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 16 साल की उम्र में स्नूकर चैंपियन बनना, मतलब कभी सोचा था कि इतना बड़ा एजाज़ इतनी कम उम्री में आप हासिल करेंगे? कैसा महसूस करें इस कामयाबी पर आप? जी, मेरे बाबा स्नूकर बिलियर्ड खेलते थे, घर में ही हमने बिलियर्ड रखी हुई थी, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। तो मैं 1-2 बार खेला तो उन्होंने मुझे मना किया था कि बेटा आप ना खेला करो। फिर उन्होंने 1-2 माह बाद बोला कि चलो अल्लाह आपको कामयाब करे, आप खेलो और इसमें कोई मेडल लेकर आओ। तो लास्ट टाइम भी जब मैं नेशनल चैम्पियनशिप पे आया था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो मैं वापस चला गया था। तो उनकी ये ख्वाहिश थी और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं चैम्पियन बनूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने कामयाब किया। और सफ़र यही है कि आपको पहले पंजाब कप खेलना पड़ता है, ये हर प्लेयर को करना ही पड़ेगा। कोई भी गेम है उसमें स्ट्रगल है। आपको पहले पंजाब कप खेलना पड़ता है, वहाँ से क्वालिफाई हो, फिर नेशनल चैम्पियनशिप में क्वालिफाई होकर इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है। जब इंटरनेशनल के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे मैं 2 घंटे 3 घंटे पहले प्रैक्टिस करके चला जाता, फिर जो मेरे क्लब वाले दोस्त थे वो भी मुझे बोलते थे कि आप एहसन आपने इंटरनेशनल खेलना, अब आप 2 घंटे करते थे आप 4 घंटे करें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे कामयाबी मिली। मैं शुरू से देखता था कि जैसे नसीम भाई वर्ल्ड चैम्पियन बने थे छोटी एज में, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन बने थे, हमजा अकबर 20 की एज में एशियन चैम्पियन बने थे। तो मेरा भी एक ख्वाब था और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा और सीनियर का बनूंगा और कम एज में बनूंगा। एक कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी फीलिंग है और मुझे इतनी खुशी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हर टाइम में जितना शुक्र करूँ अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। ऐसा ये बताइएगा, अगर एप्रिसिएशन के हवाले से बात करें, पहले भी चैंपियनशिप्स होती थी, जीतते भी थे, चैंपियन बनते भी थे, लेकिन वो एप्रिसिएशन, वो पजीराई जो अब मिल रही है वो नहीं मिला करती थी। आपकी जो कामयाबी है इसके हर तरफ चर्चे, थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्रिकेटर्स हों, अदाकार हों, सियासतदान, पूरा पाकिस्तान जो है वो तारीफ कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है। अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? और ये जो हर तरफ आपका इस वक्त चर्चा हुआ है, कैसा लग रहा है सब कुछ देख के? जी, मैं अपने फ़ैन को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई भी काम है आप मेहनत करें, दिल छोटा मत करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। मैंने भी 2 साल इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया था लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हो जाता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने इसी तरह ही मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब भी किया आप लोगों के सामने। और मैं यही कहूँगा कि सब लोग कोई भी काम है आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक एहसन, थैंक यू सो मच। करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एहसन, और बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपने इतनी सी उम्र में वो कर दिखाया जो कि बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी नहीं कर पाते। तो इसी अच्छे नोट के साथ हम अब अलविदा करने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी क्लोजिंग का कहा जा रहा है। आपसे कल मुलाकात करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।